नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वैल्यूडेशन। दोस्तों, वैल्यूडेशन के आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं हायर पेंशन से रिलेटेड एक पीपीओ, मतलब कि पेंशन पेमेंट ऑर्डर। दोस्तों, बहुत दिनों से सोशल मीडिया पर एक पीपीओ का कॉपी सर्कुलेट हो रहा है और बहुत सारे लोगों ने मुझको भी वो कॉपी फॉरवर्ड किया और मुझसे गुजारिश की थी कि भाई इस पीपीओ को देखकर क्या हम कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, क्या उससे कुछ इंफॉर्मेशन डिराइव कर सकते हैं जिससे सभी लोगों को फायदा होगा। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो उसी एनालिसिस के ऊपर है, जहां पर हम ये जो पेंशन ऑर्डर का जो कॉपी है इसको हम डिस्कस करेंगे। इससे हम क्या क्या जान सकते हैं ये चीज जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ साथ दोस्तों हम यहां पर देखेंगे कि ब्रेक एनालिसिस कैसे किया जा सकता है, मतलब कि कितने उम्र के लोगों ने अगर हायर पेंशन को ऑप्ट किया तो उनको नेट फायदा होगा या किस उम्र के बाद आपको हायर पेंशन से फायदा होगा। उसी के साथ साथ दोस्तों रिफंड से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। उसी के साथ साथ दोस्तों एक जो लोगों का डाउट था कि क्या ईपीएफओ एरियस को और जो रिफंड हमको करना है उसको बैलेंस करेगा कि नहीं करेगा, ऐसे बहुत सारे एस्पेक्ट पे दोस्तों आज हम बात करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते डिस्कस करते हायर पेंशन से रिलेटेड ये वाला पीपीओ। दोस्तों, अभी जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये वो पीपीओ है जो सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हो रहा है और दोस्तों इसके ऊपर यहां पर लिखा गया है शेयर्ड बाय मिस्टर परवीन कोहली। अब दोस्तों जो लोग परवीन कोहली जी को नहीं जानते, मैं उनके बारे में बता दूं, ये एक ऐसे एक्टिविस्ट है जो पूरी तरह से सरकार के पीछे पड़े हुए हैं कि पेंशनर्स को हायर पेंशन दी जाए। और दोस्तों ये जो भी रोल यहां पर प्ले कर रहे हैं पेंशनर्स के लिए उसको हमने अप्रिशिएट करना चाहिए और इस वीडियो के जरिए मैं परवीन कोहली जी को थैंक यू कहना चाहूंगा। दोस्तों ये जो पीपीओ है इसका अगर आप हेडिंग पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा, यहां पर लिखा हुआ है डिटर्मिनेशन ऑफ पेंशन इन रिस्पेक्ट ऑफ केसेस वेयर कमेंसमेंट ऑफ पेंशन इज पोस्ट 1/9/2014 ऑन अ प्रो राटा बेसिस फॉर पेंशनेबल सर्विस अप टू 1/9/2014 ब्रैकेट में लिखा है 54 मंथ्स एंड सर्विस आफ्टर 1/9/2014 6 मंथ्स इन रिस्पेक्ट ऑफ श्री सो एंड सो। दोस्तों यहां पर जिस व्यक्ति का ये पीपीओ है उनका नाम यहां पर स्क्रिबल कर दिया गया ताकि उनकी प्राइवेसी पर कोई भी इफेक्ट ना पड़े, उनकी कोई भी पर्सनल जानकारी आपको यहां पर नहीं दी जाएगी, लेकिन जो जनरल जानकारी आपको मिलनी चाहिए वो डेफिनेटली इस पीपीओ में अवेलेबल है और इसके जरिए दोस्तों हम बहुत सारा एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि ये पीपीओ एक्चुअली रिलीज कहां से हुआ है। तो दोस्तों इसके अगर आप बॉटम में आ जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो भी व्यक्ति थे, ये जिनका ये पीपीओ है वो बैंगलोर डेयरी एस्टेब्लिशमेंट में काम करते थे और इनका जो रीजनल ऑफिस था ईपीएफओ का वो था बोमासांड्रा और जोन था कर्नाटका एंड गोवा। तो दोस्तों और ऊपर से अगर आप देखेंगे ये पीपीओ जो रिलीज हुआ है ये 20 जनवरी 2024 को रिलीज हुआ है, मतलब कि बहुत लेटेस्ट इंफॉर्मेशन हमारे पास है। मैं फिर से बता दूं ये कितना ऑथेंटिक है मुझको नहीं पता, लेकिन इस पीपीओ के बलबूते पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन हम निकाल सकते हैं और वही निकालने की दोस्तों हमारी इस वीडियो में कोशिश रहेगी। दोस्तों इस पीपीओ में जो पेंशन सर्विस की जो डिटेल्स है वो 3 हिस्सों में बांटी गई है। जो पहला हिस्सा वो है जो से किसी व्यक्ति ने कंपनी को ज्वाइन किया होगा, किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन किया होगा, वहां से लेके 15 नवंबर 1995 तक का दोस्तों एक स्लॉट लिया गया जिसको हम स्लॉट ए कहते हैं। दूसरा स्लॉट दोस्तों लिया गया 16 नवंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2014 तक का, और दोस्तों तीसरा स्लॉट लिया गया 1 सितंबर 2014 के बाद का। तो दोस्तों ये 3 स्लॉट ऐसे क्यों लिए गए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। दोस्तों जो पहला स्लॉट है यहां पर जो सर्विस ज्वाइन करने से लेके 15 नवंबर 1995 तक का जो स्लॉट है दोस्तों ये होगा फैमिली पेंशन का स्लॉट, क्योंकि जब ईपीएस नहीं था तो फैमिली पेंशन हुआ करती थी और उसके जरिए भी लोगों का बहुत सारा कंट्रीब्यूशन गया है और उसके जरिए एक पेंशन अमाउंट बनता है जो दोस्तों यहां पर ए पार्ट में यहां पर डिस्कस किया गया। उसके बाद दोस्तों जो दूसरा पोर्शन है मतलब कि 16 नवंबर 1995 से लेके 1 सितंबर 2040 तक का दोस्तों वहां पर एक सीलिंग की लिमिट थी और सुप्रीम कोर्ट ने भी 1 सितंबर 2014 को एक ब्रेक पॉइंट माना गया जिसके आगे और पीछे कैलकुलेशन होता है, तो होगा पार्ट बी और उसके बाद का पीरियड होगा दोस्तों पार्ट सी। अब दोस्तों इसके बाद का जो हम डिस्कशन करेंगे वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखाऊंगा और स्क्रीन को मैंने यहां पर 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया होगा। एक पार्ट में दोस्तों ये पेंशन ऑर्डर आपको दिखते रहेगा और दूसरे पार्ट में दोस्तों इसी पेंशन ऑर्डर से इंफॉर्मेशन हम डिराइव करते जाएंगे एक्सेल शीट में, ताकि इस इंफॉर्मेशन की करेक्टनेस को हम वेरीफाई कर सके। अब दोस्तों जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं हमने हमारे स्क्रीन को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा होगा पेंशन ऑर्डर और दोस्तों राइट साइड में आपको दिख रहा है एक्सेल शीट। अब दोस्तों इस पेंशन ऑर्डर में जो जो इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है वो हम यहां पर कोरिलेट कर रहे हैं एक्सेल शीट में। अब दोस्तों इस पेंशन ऑर्डर के बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो ये जो महाशय है इनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ एफपीएस और स्टार्ट ऑफ द सर्विस अगर हम देखें तो वो होगी 1/7/1979 पे, मतलब कि ये महाशय ड्यूटी पर लगे थे 1/7/1979 को। और दोस्तों इनका जो एग्जिट हुआ एफपीएस से वो हुआ 15/11/1995 को
मतलब कि जब एफपीएस को टर्मिनेट करके ईपीएस को ला लिया गया था। तो दोस्तों जो टोटल सर्विस पीरियड इनका एफपीएस में था वो था 16 ईयर्स 4 मंथ 10 डेज, और डेज में अगर हम दोस्तों इसका निकालेंगे तो होगा 5981 डेज। और दोस्तों इसके हिसाब से जो इनकी पेंशन बनती थी अंडर फैमिली पेंशन स्कीम वो बनती थी 538 रुपीज की। अब दोस्तों एफपीएस में कैसे पेंशन बनती थी इसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत आप दीजिए, उसका एक अलग फॉर्मूला हो करता था, लेकिन हम ये मान लेते हैं कि एफपीएस के तहत जो इनकी पेंशन बनती थी वो थी 538 रुपीज। अब दोस्तों जो हमारा फोकस पॉइंट है ईपीएस उसके ऊपर आता है। अब दोस्तों आइए बढ़ते इस कैलकुलेशन के सेकंड पार्ट की तरफ, पार्ट बी की तरफ। तो दोस्तों पार्ट बी में जब आएंगे तो आपको पता चलेगा पेंशन कैलकुलेशन फ्रॉम 16/11/1995 टू 31/8/2014 तक का यहां पर कैलकुलेशन किया है, मतलब कि 1 सितंबर 2014 के पहले तक का। अब दोस्तों इस पीरियड के अगर नंबर ऑफ डेज हम निकालें, मतलब कि 31/8/2014 और 16/11/1995 के बीच का, तो एक्चुअल नंबर ऑफ डेज बनते हैं 6863, जो मैं एक्सेल में आपको दिखा रहा हूं। और लेकिन दोस्तों यहां पर रिकॉर्ड में अगर आप देखेंगे तो पेंशनेबल सर्विस इन डेज यहां पर दी गई है 6856, जो कम है हमारे एक्चुअल नंबर ऑफ डेज जो कैलकुलेट हो रहे हैं 6863 के हिसाब से। तो दोस्तों ये डिस्क्रिपेंसी इसलिए हो सकती है कि ये जो महाशय बीच में लीव विदाउट पे हो सकते हैं या इनकी सर्विस में कुछ डिसकंटिन्यूटी हो सकती है फॉर 4-5 डेज। तो दोस्तों उसी की वजह से ये यहां पर डिफरेंस आ रहा है। तो हम कैलकुलेशन पर्पस के लिए जो नंबर ऑफ डेज ऑफिशियल रिकॉर्ड में है उसी को लेकर चलेंगे। उसी के साथ दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं, यहां वेटेज दिया गया 730 डेज का, क्योंकि आपको पता होगा कि अगर किसी भी व्यक्ति की सर्विस 20 साल से ऊपर हो जाती है तो उसको 2 साल का बोनस मिलता है, और 2 साल में होते हैं 730 दिन। तो दोस्तों वही वेटेज यहां पर दिया गया है। अब दोस्तों इंटरेस्टिंग बात इस पीपीओ में यह है कि भाई एवरेज वेजेस फ्रॉम 3/2010 टू 08/2014 54 मंथ्स का 30,587 होता है। तो दोस्तों यहां पर थोड़ा सा हम विराम लेते हैं और पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो नंबर ऑफ मंथ्स का जो कैलकुलेशन है ये कैसे किया गया है। तो दोस्तों ईपीएफओ ने बार बार सर्कुलर में 2 चीज हमेशा कही है कि भाई आपका जो पेंशन कैलकुलेशन होगा वो लास्ट 60 मंथ्स के एवरेज बेसिक प्लस जे के ऊपर होगा, और वो प्रो राटा बेसिस पर होगा। तो दोस्तों प्रो राटा बेसिस यहां पर लगाने का बहुत ही इंटरेस्टिंग सिस्टम ईपीएफओ ने लगाया, जो शायद किसी ने भी अपने वाइल्ड इमेजिनेशन में नहीं सोचा होगा। तो दोस्तों उन्होंने क्या किया कि जिस साल पे आप रिटायर हो रहे हैं उसको रिटायरमेंट का एक बेंचमार्क ले लिया, मतलब कि जब भी आप 58 ईयर्स अटेंड करेंगे पेंशन के लिए तो दोस्तों उसको बेंचमार्क ले लिया जाएगा। वहां से एक पीरियड लिया जाएगा 1 सितंबर 2014 तक का, और अगर उसके पहले भी अगर आपके 60 मंथ्स जा रहे हैं तो उसके ऊपर का एक स्लॉट लिया जाएगा। जैसे कि आसान भाषा में बताऊं तो इन महाशय का जो पेंशन का कैलकुलेशन शुरू होता है दोस्तों वो होता है 3 मार्च 2015 के बाद से। तो दोस्तों 3 मार्च 2015 से लेके 1 सितंबर 2014 तक होते हैं 6 महीने। तो दोस्तों उस 6 महीने का एक कैलकुलेशन किया गया है, और क्योंकि लास्ट के 60 मंथ्स का कैलकुलेशन करना चाहिए था तो 6 महीने कट जाने के बाद में बचते हैं 54 मंथ्स बिफोर 1 सितंबर 2014, तो उसका एक स्लॉट बनाया गया दोस्तों। तो दोस्तों इन महाशय के केस में जो पहला स्लॉट है 1 सितंबर 2014 के पहले का, उसके पहले लिए जाएंगे 54 मंथ्स। अब दोस्तों समझ लीजिए आप दिसंबर 2015 में रिटायर हुए, तो दोस्तों दिसंबर 2015 से लेके 1 सितंबर 2014 तक जो भी आपके नंबर ऑफ मंथ्स होंगे उसका एक स्लॉट लिया जाएगा, और 60 माइनस दिस नंबर ऑफ मंथ्स जो हमने पहले कैलकुलेट किया था वो लिया जाएगा पहले स्लॉट के लिए फॉर प्रो राटा कैलकुलेशन। तो दोस्तों उस हिसाब से अगर देखा जाए कि कोई भी व्यक्ति अगर 2020 से आगे में रिटायर हो रहा है, मतलब कि 1 सितंबर 2019 के बाद अगर रिटायर हो रहा है दोस्तों, तो उसके लिए प्रो राटा इफेक्टिवली लगेगा ही नहीं। मतलब कि कोई व्यक्ति अगर 2020 में या 2021 में रिटायर हो रहा है दोस्तों, तो उसकी लास्ट 60 मंथ्स की डायरेक्टली बेसिक प्लस जे का एवरेज लिया जाएगा, क्योंकि उसके लिए कोई भी सीलिंग 2014 के पहले जा ही नहीं रही है, और उसका लास्ट 60 मंथ्स के ऊपर ही कैलकुलेशन किया जाएगा। तो दोस्तों जो पहला इंफॉर्मेशन हम यहां से डिराइव कर सकते हैं वो ये है कि जो भी लोग 1 सितंबर 2019 के बाद रिटायर हुए उनके लिए सिर्फ और सिर्फ लास्ट 60 मंथ्स का ही कैलकुलेशन किया जाएगा, और ये बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि न्यूमरस वीडियोस दोस्तों मैंने इसके ऊपर बनाया है और मैंने बार बार बताया कि अगर लास्ट 60 मंथ्स के बेसिक प्लस जे का आपका एवरेज कैलकुलेट किया जाए तो आपकी पेंशन बनती है हाईएस्ट फॉर्म में। तो दोस्तों जो भी लोग 1 सितंबर 2019 के बाद 58 इयर्स का एज अटेंड किए हुए और उनकी पेंशन उसके बाद से स्टार्ट होने वाली है, ये उनके लिए यहां पर गुड न्यूज है, और ये मेरे एनालिसिस का पहला पॉइंट है। तो आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, और क्योंकि अब हमको पता चल गया कि 1 सितंबर 2014 के पहले इन महाशय का 54 मंथ्स का कैलकुलेशन होगा, और इनकी जो एवरेज बेसिक प्लस जीए बन रही है उस 54 मंथ्स में वो बन रही है 30,587 रुपीज की। तो दोस्तों एक्सेल शीट में अगर आप देखेंगे
तो यहां पर पेंशन फॉर्मूला बहुत क्लियर दिया गया, वैसे तो पीपीओ में भी बहुत क्लियर दिया गया। तो दोस्तों यहां पर जो इनका एवरेज बेसिक प्लस जी होगा वो होगा 30,587 इंटू नंबर ऑफ डेज, जिसमें 2 साल का बोनस हमने ऐड कर दिया 7586 डेज, डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 365, ताकि ईयरली बेसिस पे हम पेंशन निकाल सके। तो दोस्तों जो मंथली बेसिस पे पेंशन जो यहां पर बनेगी वो बनेगी 9082 रुपीज, और वही दोस्तों यहां पर पेंशन ऑर्डर में क्लियरली मेंशन की गई है। मतलब कि जो प्रो राटा बेसिस का जो पहला हिस्सा था, जहां पर 1 सितंबर 2014 के पहले तक का इनका पेंशन बन रहा था, वो बन रहा था 9082। तो दोस्तों यहां तक हमने पार्ट ए और पार्ट बी स्टडी कर लिया है। पार्ट ए वो था जहां पर फैमिली पेंशन के थ्रू 15 नवंबर 1995 के पहले जो इनकी पेंशन बनती थी वो बनती थी 538 रुपीज, और दोस्तों 16 नवंबर 1995 से लेके 31 अगस्त 2014 तक जो इनकी पेंशन बनती थी वो थी 9082 रुपीज पर मंथ। अब दोस्तों आइए हम तीसरे पार्ट की तरफ यहां पर बढ़ते हैं। तो दोस्तों तीसरे पार्ट का जो कैलकुलेशन यहां पर बनता है वो बनता है पेंशनेबल सर्विस फ्रॉम 1/9/2014 टू डेट ऑफ एग्जिट। तो दोस्तों इनका जो डेट ऑफ एग्जिट था वो था 2/3/2015, और 1/9/2014 से अगर हम डेट निकाले तो नंबर ऑफ डेज बनते 182, जो यहां पर भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं 182 डेज के फॉर्मेट में। और दोस्तों यहां जो इनका लास्ट 6 मंथ्स का जो एवरेज बन रहा है वो बन रहा है 41,660 रुपीज। मतलब कि दोस्तों 1 सितंबर 2014 से लेके फरवरी 2015 तक, क्योंकि मार्च में तो रिटायर हो गए थे, तो यहां पर 6 महीने का जो एवरेज बन रहा है वो बन रहा है 41,660। तो दोस्तों उसके बेसिस पे अगर कैलकुलेशन किया जाए पेंशन का, तो कैलकुलेशन के हिसाब से पेंशन बन के आती है मंथली 297 रुपीज। अगर दोस्तों किसी को ये नहीं समझ में आ रहा है कि पेंशन कैसे कैलकुलेट किए, तो मैंने यहां पर फॉर्मूला लिख दिया है दोस्तों कि जो एवरेज बेसिक प्लस जी है मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ डेज डिवाइड बाय 70 डिवाइड बाय 365, ताकि मंथली पेंशन आपकी निकल सके, वो बनेगी 297 रुपीज यहां पर। तो दोस्तों यहां पर अगर टोटल पेंशन की पार्ट करें कि मतलब पार्ट ए प्लस पार्ट बी प्लस पार्ट सी, तो दोस्तों पार्ट ए में बन रहा था 538 रुपीज, पार्ट बी में बन रहा था 9082 रुपीज, और पार्ट सी में बन रहा था 297 रुपीज। और उसके हिसाब से जो टोटल प्रोराटा बेसिस पे इनकी एफपीएस और जो करंट प्रोराटा बेसिस था 2 फेजेस का, उनको मिला के बन रहा है 9917 रुपीज पर मंथ। दोस्तों यहां पर अगर आप ऊपर में देखेंगे तो इस पेंशन ऑर्डर में एक्चुअल पेंशन एज पर पीपीओ बन रही थी 2521, मतलब कि हायर पेंशन लगने से पहले इन महाशय की जो मंथली पेंशन बन रही थी वो बन रही थी 2521 रुपीज, मतलब कि 2521 रुपीज। तो दोस्तों वो हम यहां पर लिख लेते हैं एक्सेल शीट में कि भाई टोटल पेंशन और प्रोराटा बेसिस बन रही है 9917 ऑन बेसिस ऑफ हायर वेजेस, हायर पेंशन के हिसाब से। और दोस्तों जो एक्चुअल पेंशन अभी तक मिल रही थी वो बन रही थी 2521 रुपीज। तो जो डिफरेंस इनको हायर पेंशन मिलने के बाद होगा वो होगा 7396 रुपीज। तो दोस्तों यहां पर आप देख रहे हैं इनकी जो पेंशन है ऑलमोस्ट 4 गुना बढ़ चुकी है बिकॉज ऑफ हायर पेंशन। अब दोस्तों आइए थोड़ा आगे बढ़ते तो आपको पता चलेगा इन महाशय ने जो पैसा रिफंड किया है वो पैसा कितना रिफंड किया है, 6,13,241 रुपीज। और दोस्तों इन्होंने रिफंड कब किया है, 24 जुलाई 2023। और जो कैश हुआ ईपीएफओ की तरफ से ये चेक वो हुआ है 14/8/2023 को। और दोस्तों इनकी पेंशन कब शुरू हुई है, जनवरी 2024 में, मतलब कि दिसंबर के बाद से, 31 दिसंबर के बाद से। तो आप समझ सकते हैं कि इन्होंने जब पैसा वापस किया वहां से तकरीबन 4 महीने लिए ईपीएफओ ने इनकी पेंशन कैलकुलेट करने के लिए और इनको पीपीओ रिलीज करने के लिए। अब दोस्तों यहां तक कि पीपीओ से हमको समझ में आया कि इनकी पेंशन बननी चाहिए 9917 रुपीज। इन्होंने जो पैसा रिफंड कर दिया वो कर दिया 6,13,241 रुपीज। अब दोस्तों इनको मिलना चाहिए एरियस। वो एरियस कब से मिलना चाहिए, 3 मार्च 2015 से लेके 31/12/2023 तक का, क्योंकि जनवरी में ऑर्डर रिलीज हुआ है तो दिसंबर तक का एरियस देने की बात कर रहे हैं। तो दोस्तों ये पीरियड पता है आपको कितना होता है, अगर आप एक्सेल शीट की तरफ देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई 2 मार्च 2015 को इनका रिटायरमेंट हुआ था, वहां से लेके 31/12/2023 तक अगर हम लिखे तो अराउंड 105.9334 मंथ्स यहां पर बनते हैं। और दोस्तों ईपीएफओ ने यहां पर राउंडिंग ऑफ नहीं किया, ईपीएफओ ने इसी फिगर को लेकर आगे बढ़े हुए हैं। तो दोस्तों वो हिसाब से जब आप इस 9917 के फिगर को मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, तो जो पेंशन बनती है वो बनती है 10,50,541 रुपीज का एरियस। तो इस ड्यूरेशन का जो टोटल एरियस बनता है दोस्तों वो बन रहा है 10,50,541 रुपीज। अब दोस्तों यहां पर ईपीएफओ ने टीडीएस को डिडक्ट करके पैसा दिया है और टीडीएस के ऊपर में 4% का सेस भी लगाया है। तो जो टोटल जो राउंडिंग ऑफ मनी हो रहा है दोस्तों वो बन रहा है 1,30,168 रुपीज।
अब दोस्तों ये टीडीएस किस तरह से लगा है उसके ऊपर दोस्तों मैंने एक वीडियो के एंड में थोड़ा सा चीज बताया था। वो वीडियो का लिंक यहाँ पर ऊपर में आ रहा होगा, आप चाहे तो यहाँ पर लिंक पे क्लिक कर सकते हैं या तो इस वीडियो के एंड में क्लिक कर सकते हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि ये टीडीएस एरियस के ऊपर किस तरह से कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों यहां पर फॉर दिस वीडियो विल स्टिक टू द फिगर वॉट एवर इज गिवन इन द पीपीओ कि इनका जो टैक्स कटा हुआ है 1,30,168 रुपीज का यहां पर टैक्स कटा हुआ है। तो दोस्तों टोटल पेंशन ऑन हायर वेजेस आफ्टर टीडीएस जो एरियस बनता है वो बनता है 9,20,373 रुपीज। अब दोस्तों 3 मार्च 2015 से लेके 31/12/2023 तक इनको कुछ पेंशन ऑलरेडी मिल रही थी और वो पेंशन कितनी थी, महीने की 2,521 रुपीज। तो दोस्तों जो टोटल पीरियड निकलता है 3 मार्च 2015 से लेके 31/12/2023 तक का, वो मंथ्स निकलते हैं 105.9334। अगर उसको आप इस 2521 के फिगर से मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो आप इस फिगर पर आ जाएंगे जो होगा 2,67,058 रुपीज। इतनी पेंशन इनको अभी तक ऑलरेडी मिल चुकी है। तो वो माइनस करके जो आउटस्टैंडिंग एरियस ऑन पेंशन ऑन हायर वेजेस टू बी पेड बनेगा वो बनेगा 6,53,315 रुपीज। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं यहां तक का कैलकुलेशन आपको क्लियर है। अब दोस्तों इसके ऊपर एक छोटा सा और आगे जाकर एनालिसिस हम करते हैं कि भाई ब्रेक इवन कितना बनता है। तो दोस्तों देखिए अभी तक हमने क्या देखा है कि भाई जो 14 अगस्त 2023 को जो पैसा यहां पर रिफंड कर दिया इन महाशय ने वो कितना किया था 6,13,241। तो दोस्तों राइट साइड के एक्सेल शीट में वही फिगर मैंने यहां पर लिख लिया। अब दोस्तों इनको पेंशन कब स्टार्ट हुई है, 31/12/2023 से कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि उसी डेट को हम ले लेते हैं। अब दोस्तों 14 अगस्त 2023 से लेके 31/12/2023 तक ये जो भी पैसा इन्होंने ईपीएफओ को वापस किया वो ईपीएफओ के पास पड़ा रहा था और उसके ऊपर कुछ भी इंटरेस्ट इन महाशय को नहीं मिला था। तो ऑलमोस्ट 139 डेज के लिए इन महाशय को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिला था। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो इंटरेस्ट का नुकसान इनका यहां पर हुआ है वो हुआ है 8% के रेट से 139 डेज के लिए। तो 6,13,241 रुपीज के ऊपर अगर 8% से 139 डेज का हम इंटरेस्ट निकालें तो दोस्तों वो बनता है 18,683 रुपीज। तो दोस्तों इस इंटरेस्ट को ऐड करके जो फाइनल कीमत इनको देनी पड़ी ईपीएफओ को वो अगर हम निकालेंगे एज ऑन 31/12/2023 तो आपको पता चलेगा टोटल जो कॉस्टिंग इनको पड़ी है वो पड़ी है 6,31,924 रुपीज। और दोस्तों एरियस रिसीव्ड आफ्टर टैक्स ऑन 31/12/2023 वो कितना है 6,53,315। तो दोस्तों इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकलता है 21,391। मतलब कि जितना पैसा इनको वापस देना पड़ा है विद इंटरेस्ट, जो ईपीएफओ ने नहीं लिया पर इनको तो लग ही गया एक तरह से वो, और एरियस जो इनको मिला है उन दोनों का जो डिफरेंस होगा दोस्तों वो होगा 21,391। अब दोस्तों जैसे कि हम जानते हैं कि जो पहले इनको पेंशन मिल रही थी वो मिल रही थी 2521, जो हायर पेंशन से मिलेगी होगी 9917। तो जो डिफरेंशियल पेंशन इनको बढ़ने वाली है वो होगी 7396 की। तो दोस्तों वही मैंने यहां पर लिख ली है। अब दोस्तों ये जो यहां पर डिफरेंस बिटवीन रिफंड पेड एंड एरियस हमने निकाला था 21,391 का, उसको अगर इस डिफरेंस से माइनस करेंगे या डिवाइड करेंगे तो यहां पर जो फिगर मिलेगा वो मिलेगा 2.89 मंथ्स का। तो दोस्तों ये जो डिफरेंस जो मिल रहा है वो अगर हम महीने में उसकी वैल्यू निकालते हैं तो भाई 2.89 मंथ्स का एक्स्ट्रा मनी इनको यहां पर मिलने वाला है। तो दोस्तों टोटल जो कैलकुलेशन था मतलब कि 3 मार्च 2015 से लेके 31/12/2023 तक कितना टाइम पीरियड बन रहा था, वो बन रहा था 105.9334 मंथ्स का। ठीक है दोस्तों, और जो एडिशनल पेंशन ब्रेक इवन के बाद हमको मिली है वो मिली है 2.89 की। तो दोस्तों जो पैसा इनको लग रहा है 6,31,924 रुपीज, तो ये जो ब्रेक इवन होगा ये कितने महीने में होगा, वो होगा 103.04 मंथ्स में। अब दोस्तों यहां पर थोड़ा सा शायद कंफ्यूजन हो सकता है आप लोगों को क्योंकि बहुत सारे फिगर्स इन्वॉल्व है। मोटा मोटा तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूं तो भाई इन्होंने जो 6,13,241 रुपीज दिए थे उसके बाद जो इनको 4 महीना पेंशन नहीं मिली थी उसके ऊपर अगर हम इंटरेस्ट पकड़ ले जो इनको बैंक से मिलता तो उसके साथ अगर टोटल कीमत हम निकाली जाए कि इन महाशय को हायर पेंशन लेने के लिए कितनी कीमत देनी पड़ी ओवरऑल, तो दोस्तों उनको पड़ी 6,31,924 रुपीज। और ये 6,31,924 रुपीज जब इनको हायर पेंशन मिलेगी 9917 रुपीज के रेट से, तो दोस्तों उनका ब्रेक इवन कब आएगा 103 मंथ्स में, मतलब कि 103 महीने में। अगर दोस्तों इसको सालों में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो इनका जो सिंपल ब्रेक इवन आ जाएगा वो होगा 8.59 ईयर्स में। अब दोस्तों जो पेंशन की रिटायरमेंट एज होती है वो होती है 58 ईयर्स की, तो अगर मैं 58 ईयर्स में 8.59 ऐड कर देता हूं तो बन जाता है 66.59 ईयर्स। मतलब कि
इन महाशय का जो ब्रेक इवन आया है हायर पेंशन से वो आया है 66.59 ईयर्स पे बेसिस पे। मतलब ये महाशय अगर 66.59 ईयर्स के ऊपर जिंदा रह जाते हैं तो ये हायर पेंशन की वजह से नेट प्रॉफिट में आ जाएंगे। जो भी पैसा इन्होंने ईपीएफओ को वापस किया उससे ज्यादा ही पैसा इनको अब यहां से आगे मिलने वाला है। और दोस्तों अभी तक मैंने जितने भी वीडियो कैलकुलेशंस किए हैं मैंने हर वीडियो में दोस्तों यही कैलकुलेशन आपको करके बताया है कि अगर 60 मंथ्स के लास्ट 60 मंथ्स के बेसिक प्लस डीए का अगर एवरेज लेकर पेंशन कैलकुलेट की जाएगी तो दोस्तों आपका जो ब्रेक इवन पॉइंट होगा वो तकरीबन 66 ईयर से लेकर 68 ईयर्स तक का हो सकता है। अगर आप वो सब वीडियो देखना चाहते हैं तो ऊपर में आपको लिंक आ रहा है, वीडियो के एंड में भी दोस्तों मैं लिंक शेयर कर दूंगा। और दोस्तों वो जो भी कैलकुलेशन हमने आज तक किया था वो बिल्कुल सटीक था, क्योंकि आज जब ये पेंशन ऑर्डर आ गया है उसके बाद जब मैं ब्रेक इवन एनालिसिस निकाल रहा हूं तो जनरली एक व्यक्ति को 66 से 67 ईयर्स के बीच में दोस्तों ब्रेक इवन आएगा अगर लास्ट 60 मंथ्स की बेसिक प्लस डीए के एवरेज के ऊपर पेंशन दी जाती है। तो दोस्तों मैं अभी उम्मीद करता हूं कि यहां पर बहुत हद तक क्लैरिटी आ चुकी है कि भाई किस एज तक जिंदा रहना होगा जिसके बाद हायर पेंशन हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाएगी। तो दोस्तों वो साल होगा तकरीबन 67 ईयर्स का। अगर आप दोस्तों 67 ईयर्स के ऊपर जिंदा रह जाते हैं तो हायर पेंशन आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। और अगर आप ऑलरेडी 67 ईयर्स क्रॉस कर चुके हैं और आपको अगर डिफरेंशियल अमाउंट का रिफंड मांगने के लिए लेटर आ चुका है ईपीएफओ से तो आप सोच सकते हैं पैसा देने का ईपीएफओ को, क्योंकि जब भी पेंशन स्टार्ट होगी दोस्तों तो आप नेट प्रॉफिट में जा सकते हैं। तो दोस्तों आज का जो डिस्कशन हमने पीपीओ के ऊपर किया है उससे दोस्तों यही कंक्लूजन निकलता है कि ईपीएफओ एरियर्स के ऊपर कोई भी इंटरेस्ट नहीं देने वाला है, क्योंकि जब आपको रिफंड का डिमांड लेटर आता है दोस्तों तो उसमें 3 कॉलम दिए जाते हैं कि अगर आप पहले महीने में रिफंड कर देंगे तो इतना पैसा लगेगा, दूसरे महीने में रिफंड करेंगे तो इतना पैसा लगेगा, तीसरे में करेंगे तो इतना पैसा लगेगा। और दोस्तों हर महीने में इंटरेस्ट ऐड होता है। लेकिन जब पीपीओ में एरियर्स की बात की जा रही है तो ऐसा कहीं पर भी इंटरेस्ट पैरामीटर नहीं दिया गया। और दोस्तों इसीलिए मैं कहता हूं कि आपको यहां पर इंटरेस्ट नहीं मिलने वाला, ये बिल्कुल क्लियर है। अब दोस्तों इस पीपीओ से जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमको ये मिलती है कि जब भी आपको एरियस मिलेगा वो टीडीएस कट करके मिलेगा आइडियली ईपीएफओ ने। अब दोस्तों इस पीपीओ से जो दूसरी इंफॉर्मेशन हमको मिलती है वो ये मिलती है कि जब भी आपको एरियस मिलेगा वो टीडीएस कट के मिलेगा। आइडियली ईपीएफओ ने टीडीएस का कैलकुलेशन इंडिविजुअल के ऊपर छोड़ देना चाहिए था कि उनको कितना टैक्स भरना है, क्या भरना है, वो इंडिविजुअल के ऊपर डिसाइड होना चाहिए था। लेकिन सरकार की तरफ फेवर करते हुए ईपीएफओ ने टीडीएस कट कर ही देने का निर्णय लिया और यही शायद उनके रूल्स पे फिट भी बैठता है। दोस्तों जो तीसरी इंफॉर्मेशन हमको इस पीपीओ से मिलती है वो ये है कि रिफंड अमाउंट जो आपको ईपीएफओ करना है और आपको जो एरियस मिलना है इसके ऊपर डायरेक्ट एडजस्टमेंट कहीं पर भी नहीं होने वाला। आपको पहले ईपीएफओ को पैसा रिफंड करना पड़ेगा और उसी के बाद ईपीएफओ आपका एरियस देगा, आपका हायर पेंशन वैलिड करेगा। तो दोस्तों जिन लोगों के पास में रिफंड करने के पैसे नहीं है उनके लिए शायद ये बैड न्यूज हो सकती है, क्योंकि बहुत लोग ये उम्मीद कर रहे थे कि जो भी एरियस मिलने वाला है उसके साथ रिफंड अमाउंट का कैलकुलेशन मैच कर लिया जाएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा यहां पर नहीं होने वाला है। पहले आपको ईपीएफओ को रिफंड करना होगा, उसके बाद ही दोस्तों आपका एरियस भी आपको मिलेगा और उसके बाद ही दोस्तों आपकी हायर पेंशन भी स्टार्ट होगी। और दोस्तों जो चौथा कंक्लूजन इस वीडियो से निकलता है वो यही है कि जो भी लोग 1 सितंबर 2019 के बाद रिटायर हो रहे हैं उनके लिए हायर पेंशन की ये स्कीम सबसे ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, क्योंकि उनके लिए एक तरह से प्रोराटा बेसिस लगेगा ही नहीं, क्योंकि जो 2014 के पहले और 2014 के बाद का 60 मंथ्स का कैलकुलेशन है ये उनके केस में इनवैलिड हो जाएगा। जो भी उनकी लास्ट 60 मंथ्स की बेसिक प्लस डीए का एवरेज होगा दोस्तों उसी के ऊपर पेंशन निकलने वाली है। दोस्तों वीडियो एंड करने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये पीपीओ कितना ऑथेंटिक है मुझको नहीं पता, लेकिन लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि ये जो भी पीपीओ चल रहा है इससे अगर कुछ एनालिसिस हम कर सके तो दोस्तों वही एनालिसिस मैंने आपके सामने पेश की है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो भी चीज हमने डिस्कस की है उससे आपके जिंदगी में एक छोटा सा वैल्यूएशन जरूर हुआ होगा। दोस्तों अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिली है तो जरूर शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारजनों के साथ, ताकि उनकी जिंदगी में भी एक छोटा सा वैल्यूएशन हो सके। अगर दोस्तों आप मेरे विचारों से असहमत है या आपको मेरा कैलकुलेशन पसंद आया तो मुझको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों, क्योंकि जब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं तो मुझे पता चलता है कि आप लोग किन किन हालातों से गुजर रहे हैं, किन किन मुश्किलों से गुजर रहे हैं। और दोस्तों उन मुश्किलों को सॉल्व करने के लिए अगर कुछ इंफॉर्मेशन मेरे पास होगी या कुछ तरीका होगा जिससे मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं तो दोस्तों वो अगले वीडियो में जरूर मैं आपके लिए ले आऊंगा, ताकि आपकी जिंदगी में और थोड़ा सा वैल्यूएशन कर सकूं। उसी तरह से दोस्तों पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे शेयर करते रहता हूं, उसका क्यूआर कोड आपको यहां पर ऊपर में दिख रहा होगा। दोस्तों आप चाहे तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके उस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों वहां पर पर्सनल फाइनेंस रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होती है मैं लोगों के साथ शेयर करता हूं। अगर आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ ऐसे स्टॉक जो मैं खुद खरीदता हूं वो भी दोस्तों मैं वहां पर रिकमेंड करता हूं। उसी के साथ साथ दोस्तों मार्केट की जो टाइमिंग होती है वो भी मैं यहां पर शेयर करता हूं। ये सब इंफॉर्मेशन अगर आपको चाहिए दोस्तों तो आप टेलीग्राम चैनल इस क्यूआर कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं।
उसी के साथ साथ दोस्तों मेरे दिल की एक बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। दोस्तों मैंने ऐसे देखा है कि मेरे पेंशन की वीडियोस बहुत लोग देखते तो हैं, लेकिन वो सारे लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों इससे होता यह है कि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाता हूं वो शायद आप मिस कर जाते क्योंकि आपको नोटिफिकेशन नहीं आता। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब है तो मैं मेरी कम्युनिटी पर भी वीडियो शेयर करता हूं, तो उससे आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा कि पेंशन से रिलेटेड कोई भी नया अगर वीडियो मैं बना रहा हूं तो आपके यूट्यूब रिकमेंडेशन में दोस्तों आ जाएगा, ताकि आप वो वीडियो मिस ना करें और आपकी जिंदगी में वैल्यूडेशन होते रहे। तो दोस्तों मेरी गुजारिश है कि आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिलेंगी और पेंशन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मैं देता हूं उससे आप अपडेटेड रहेंगे। उसी तरह से दोस्तों जब भी आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो दोस्तों हमारे जिंदगी में भी वैलिडेशन होता है, क्योंकि दोस्तों इन सब वीडियो को बनाने के लिए बहुत मेहनत लगती है और जब ये वीडियो सही लोगों तक पहुंचता है, उनको फायदा होता है, तब कहां जाकर दोस्तों हमको मन की शांति मिलती है। तो दोस्तों जरूर सब्सक्राइब कीजिए वैल्यूडेशन को, और इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए बनाते रहेंगे। चलिए जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ में, एक नए एनालिसिस के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइब करते रहिए वैल्यूडेशन। धन्यवाद।